बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मौसम में कितनी खूबसूरत तब्दीली आई है और उसका एक सबूत तो ये है कि मैंने भी अपना स्वेटर नीचे वाला उतार दिया है। मतलब मुझे मौसम तब्दील होने जब लगता है ना तो फिर मैं डाउन होना शुरू हो जाती हूँ। पता नहीं, आई डोंट लाइक। बहुत खूबसूरत तब्दीली आई है और मतलब बाहर आप निकलें आपको हल्की सी सुबह में खुद की का एहसास होता है, लेकिन प्लेजेंट है, बहुत प्लेजेंट है। इस्लामाबाद में भी इतना प्लेजेंट नहीं होगा। हरमीत से चल के बात करते हैं, फिर आ चुके हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ है, इसलिए अपने तबसरे हम महदूद रखते हैं। हम मौसम के हवाले से तो पहले थोड़ी सी बात कर लें हरमीत की तरफ का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी जो ठंड, जो शदीद ठंड थी, उसमें कमी महसूस की जा रही है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं दोबारा शर्ट पे आ गया हूँ स्वेटर वगैरह साइड पे करके तो लेकिन हाँ, ये है कि हल्की फुल्की ग्रीनरी जो है वो भी शुरू हो चुकी है और बड़े मजे का मौसम है, बड़ा खूबसूरत मौसम है इस्लामाबाद का। अच्छा, ये वाला जो मौसम होता है ना, जो फरवरी के अब क्योंकि मिड आने वाला है 3-4 रोज में, ये बहुत ज्यादा प्लेजेंट फील देता है। एक तो हम अपने इर्द गिर्द बहुत से फूल देखते हैं और वो जो कलरफुल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अभी कुछ ही रोज में फ्लोरल एग्जीबिशंस, उनका भी आगाज हो जाएगा, उसके लिए प्रिपरेशंस भी चल रही हैं। वो बहुत एक अच्छी फील है। प्लस ये जो प्लेजेंट मौसम है ना, बहुत ज्यादा सर्दी है और गर्मी तो ऑब्वियसली नहीं है, सो ये आपको बहुत अच्छी फील देता है। बट इससे मुझे टेंशन ये होती है कि बस अब और 15-20 दिन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम गर्मी के आसार देखना शुरू कर देंगे। वो अच्छी फील नहीं देता। आज का दिन सारी बातें एक तरफ। आज का दिन मुस्कान खान के नाम, सबसे पहले हम मुस्कान खान की बात करेंगे। क्या बहादुर बच्ची है, किस तरीके से उसने भारतीय परिंदों का मुकाबला किया, गुंडों का मुकाबला किया, खड़ी हो गई, डट गई। तो स्टोरी रोमा से शुरू करते हैं। यही है, जिस तरह से हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं अपने शो में भी, इस्लामोफोबिया मगरब में बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सिमिलरली बहुत से मगरबी ममालिक ऐसे हैं, और अभी तो हम भारत का भी जिक्र करेंगे, यहाँ पर जो खवातीन, जो मुस्लिम खवातीन हिजाब पहनती हैं, उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, उनके लिए जिंदगी मुश्किल होती जाती है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट इसको हम हमेशा से कंडेम करते हैं और पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी, इवन बाज़-औक़ात दूसरे लोग, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इसको कंडेम कर रहे होते हैं। भारत का ये वाकया है, भारतीय रियासत कर्नाटक का, जहां पर कई रोज से ये एहतजाज चल रहा था। बिकॉज ये जो खवातीन, एक तो खातून अभी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मुस्कान खान, जिन्होंने डट कर इन हिंदुओं का, एक्सट्रीमिस्ट जो है, इनका मुकाबला किया। सो बहुत दिन से ये एहतजाज जो था चल रहा था, बिकॉज इन लड़कियों को इंस्टीट्यूट्स में जाने की इजाजत नहीं, बिकॉज ये लोग हिजाब पहनती है। कल सिचुएशन थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो गई, बिकॉज शी वॉज पासिंग बाय, रोड से गुजर रही थी और इनको फिर हरास किया गया एक जत्थे की जानिब से। और इस मौके पर मुस्कान खान डट गई और इन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। और इस वक्त पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी बसती है, वो इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं कि किस तरह से एक निहत्ती लड़की ने, मतलब लाइक इन तमाम जो लोग हैं उनका मुकाबला किया। मैं ख्याल में हरमीत की तरफ चलते हैं, ज्यादा तफसील हरमीत के पास है, फिर मैं भी इसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से ये बच्ची जो है, देखो ना, एक तो सबसे बड़ी बात ये स्कूटी पे आई है, वो अपने हिजाब के बावजूद, डर होने का मतलब उसका ये है कि वो स्कूटी पे आई है और फिर वो डट गई है। बहरहाल हरमीत की तरफ चलते हैं। जी हरमीत। रऊफ साहब, ये मामला जो है, अगर हम देखें तो जिस तरह मोदी सरकार, जिस तरह मजहब हर चीज में घुसेड़ रही है और जिस तरह इंतहा पसंदी को हर चीज, हम क्योंकि जारी बात है कि जब आप हर चीज में मजहब घुसेड़ेंगे तो वहां जनूनियत, आदम बर्दाश्त का जो सिलसिला है वो बढ़ता जाता है। और हिंदुस्तान में हम ये चीजें बड़ी देख रहे हैं कि वो आज ये जो टारगेट है, हम 15 दिनों से ये वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया और हिंदुस्तानी चैनल पे, कुछ चैनल ऐसे हैं जो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी रिपोर्टिंग, कुछ गोदी मीडिया जो है, जो मोदी ने गोद में लिया हुआ है, वो मीडिया जो है वो इन लोगों को, इन इंतहा पसंदों को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ये मसला जो है तकरीबन 15 दिनों से चला आ रहा था, जिसमें जो मुस्लिम तलबात थी उनकी, वो हिजाब के साथ पहले भी पढ़ती थी, पहले से नॉर्मल कॉलेज और स्कूल में जाती थी, लेकिन अचानक इंतजामिया ने यह पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी तालबात जो है वो हिजाब में अंदर दाखिल नहीं होंगी। तो इन लड़कियों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है
हम देख रहे हैं कि इंतजामिया के बावजूद और बार बार लोगों के रोकने के बावजूद इन्होंने बाकायदा हिजाब में आती थी, स्कूल गेट के सामने बैठ के ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करती थी। और कल ये जो मुस्कान की जो वीडियो आई है, मैं समझता हूं कि इसने कमाल किया कि इंतहा पसंदों का एक टोला जो इसको रोकने से, और ये जो चादरें आप देख रहे हैं जो हिंदुओं की निशानियां हैं, तो वो उन्होंने वही गले में पहनी है, इसलिए पहनी है क्योंकि इनको उकसाया गया है कि जो मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के आएगी तो आपने गले में अपना ये रुमाल जो है ये डाल के आना है, और आपने अगर वो लड़की अल्लाह अकबर का नारा लगाती है तो आपने हर हर महादेव का नारा लगाना है। और ये सिलसिला इतना ज्यादा तेज हो गया है कि मुसलमान और हिंदू के दरमियान, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है उनके दरमियान एक क्लैशेस जो है वो बर्पा हो रहे हैं। और कल जो है जमात उलमाए हिंद जो है उनकी जानिब से मुस्कान के लिए 5 लाख रुपए का इनाम जो है वो अनाउंस किया गया। और मैं समझता हूं कि इस बहादुर बच्ची ने यानी सबका सर जो है वो फख्र से बुलंद किया, और जिस तरह इसने डटकर मुकाबला किया है तो हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये जो मसला है इसको अफवाम व तफहीम से हल होना चाहिए, ना कि इसको इंतहा पसंदी को इतना आप उरूज पर लेके जाएं कि मामला बिगड़ जाए, खतरनाक हाल सूरत हाल ये सारी चीजें इख्तियार कर ले। लेकिन मुस्कान ने जिस तरह मुकाबला किया है भाई कमाल किया है, बहादुर बच्ची है हमारी। और मैं तो जितना भी चाहूं, बल्कि आर सोशल मीडिया पर हर एक बंदा चाहे उसका ताल्लुक जिस रिलीजन से, जिस दीन धर्म से है, वो इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि इस बच्ची ने मुकाबला बड़ा जबरदस्त किया है। बिल्कुल ठीक बात हो गई। और इसी हवाले से अब एक केस भी कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है कि क्या मुस्लिम खवातीन इंस्टीट्यूट्स में आते हुए हिजाब पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती। अच्छा, इसी हवाले से एक स्टेटमेंट बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह की जानिब से भी सामने आई, और उनका यह कहना है कि जिस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, खदशा है कि कहीं खुदा न खास्ता मुसलमानों की नस्ल कुशी स्टार्ट ना हो जाए भारत में, क्योंकि सिचुएशंस जो हैं वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। एक तरफ इंतहा पसंद हिंदू हैं जो एहतजाज कर रहे हैं हिजाब के खिलाफ, दूसरी तरफ ये लड़कियां हैं, इनका भी अब एहतजाज जो है वो हिजाब की फेवर में जारी है। अच्छा, जो सूरत हाल है ना इंडिया में, ये एक दिन में नहीं बदली, इसको बरसा बरस लग गए। मुझे याद है आज से 15 बरस पहले टाइम मैगजीन जो मशहूर है उसने एक स्टोरी छापी थी इंडिया के अंदर कि किस तरीके से स्कूलों कॉलेजों की फजा को तब्दील किया जा रहा है। उस स्टोरी में उन्होंने बयान किया हुआ था कि वहाँ पे असातिज़ा से भर्ती किए जाते हैं कि जिनका ताल्लुक खास तौर पे RSS मेंटालिटी के साथ हो, जिसको आप अब मोदी की मेंटालिटी कह लें आजकल के जबान में, मतलब ये कह लें। और फिर इसी तरह से सिलेबस तब्दील किया जा रहा है। सिलेबस उन्होंने अपना पूरे का पूरा इस तरह का बना दिया जो हिंदुत्व का एजेंडा पूरा करने के लिए मतलब वो होगा। तो उसमें घुटन की फजा पहले से कायम थी। ये 15 बरस हो गए इस बात को, इस स्टोरी को, और अब आके वो पता चलता है कि वो अपने पूरे अरूज पे हो गई है। जैसे अभी हरमीत ने कहा कि रऊफ साहब 30 लाख इंस्टीट्यूट जो हैं वो RSS ने खोले हुए हैं जिसमें बाकायदा ये तरबियत दी जाती है कि हिंदुत्व को कैसे परवान चढ़ाया जाए। उसमें तकरीबन 15 लाख लोग जो हैं वो डंडा बरादर लोग हैं जिनको बाकायदा तरबियत दी जाती है कि आपने बंदूक कैसे चलानी है, आपने कैसे डंडा चलाना है, अपने तलवार कैसे चलानी है। ये 15 लाख लोगों को ये तरबियत दी जा चुकी है। और एक और चीज मैं आपको बताते चलूं रऊफ साहब कि इसमें गेटअप जो है बहुत अपनाया जा रहा है, उसमें मुस्लिम का भी गेटअप अपनाया जा रहा है और साथ में सिखों का भी, ताकि उनको किसी न किस तरीके से बता दिया जाए हिंद में कि ये जो है ये मुसलमान और ये जो सिख हैं ये हिंदू हैं, ना कि ये मुसलमान है। और क्योंकि इनके अकायद कोशिश ही की जाती है कि एक मुसलमान को वही गेटअप पे लेके जाके मंदिर लिया जाता है और वो पूजा करता है, दिखाई जाता है कि अब देखो मुस्लिम भी कितना इंस्पायर हो गए। इसी तरह सिखों के साथ किया जा रहा है। मैंने लास्ट ईयर एक रिपोर्ट वो की थी, शाया की थी एक अखबार में, जिसमें 14,000 खवातीन के साथ ये मामला आए थे कि नस्ल कुशी के हवाले से उनसे जो रिपोर्ट में मैंने चीजें लिखी थी उसमें कई ऐसी चीजें थी, इंकशाफ हमने किए थे कि नस्ल कुशी बाकायदा जो है मुस्लिम और सिख खवातीनों के जरिए उनसे जो बचतदानी है वो निकाली जा रही है और उसी से नस्ल कुशी का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया है। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है, बड़ी खतरनाक है और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, इसको देखने की भी जरूरत है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। सो टॉप स्टोरीज जनाब हमारे पास ये हैं। हम डेली डोज के साथ आगाज करके बाद हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा नौशकी को, और इसके साथ साथ खाद का बहरान
शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है इस तमाम तर सिचुएशन में। किसानों के लिए क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या रिजर्वेशंस हैं, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस हुकूमत जो है वो माफिया से, जो इस किस्म का माफिया है जो कि आर्टिफिशियल खाद का बहरान पैदा कर रहा है, इससे किस तरह से निमट सकती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नाक और नाक कान गले के जितने भी मसाइल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सियासी जोड़ तोड़ का नया दौर जिसका आगाज हो चुका है, अब की बार क्या होने वाला है और जीत किसकी होगी। एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ ऑपोजिशन और इत्तेहादी जमातें। सो लेट्स सी के ऊंट अब किस करवट बैठेगा, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, साथ ही साथ एहसास राशन प्रोग्राम से पाकिस्तान की 60% आबादी ऐसी है जिसको इल्म ही नहीं कि ये एहसास राशन प्रोग्राम है क्या, रीजंस क्या हैं और अवेयर लोगों को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से किया जा सकता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नन्ही पाकिस्तानी गुलकारा में लता मंगेशकर की झलक, बहुत खूबसूरत गाती हैं और ये बच्ची भी आज हमारे साथ शो में मौजूद होगी। सो अभी हम डेली डोज के साथ आगाज करते हैं। डेली डोज की हमारे पास पहली स्टोरी इस हवाले से है। हम पूरी अगर दुनिया में देखें, अपने इर्द गिर्द भी देखें, बहुत से आपके रिश्ते रऊसाब ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अनकंडीशनल होते हैं। वो माँ बाप, मतलब मेरे ख्याल में जो वाहिद अनकंडीशनल रिश्ता होता है वो औलाद का अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का अपनी औलाद के लिए होता है। कभी प्यार मोहब्बत में भी बहुत से लोग होते हैं जो गिव एंड टेक पर यकीन नहीं रखते, बट रिलेशंस जो होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं। सिमिलरली मियाँ बीवी का रिलेशन बहुत ज्यादा अनकंडीशनल होता है, बट आजकल का जिस तरह से टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस भी इस रिश्ते में आ गई हैं। बट ऐसे में ही मोहब्बत की लाजवाल दास्तान कायम की गई है। सिंध में एक कपल ने, जहां पर शौहर को जिगर की जरूरत थी, सो बीवी ने अपना जिगर जो है वो अतिया किया है। आधा जिगर, वो उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है जो डोनेट किया जाता है, जो ग्रो कर जाता है। और उसने कहा कि मेरा सब कुछ मेरा मियाँ ही है और इसके लिए अगर मुझे और भी आज़ाद देने पड़ जाएं तो मैं और भी आज़ाद दूंगी। तो बहुत मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है, बहुत ही शानदार दास्तान है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि लकीली यानी जो आज़ा हैं वो मैच कर गए, वो ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया। क्योंकि इसमें जब आप कोई अतिया करते हैं तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपका खून और वो ग्रुप आपका वही हो जिसमें आज़ा आपको अपने देने हैं। तो बहुत शानदार दास्तान है, बहुत शानदार कहानी है। इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। और दोनों जो हैं वो सेहतमंद हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि बीवी भी अगर हम देखें, ये दूसरी ऐसी स्टोरी है जिसने हमें बड़ा अपनी तरफ खींच। इससे पहले जो एक स्टोरी आई थी बीबीसी पे, उसने रिपोर्ट हुई थी जिसमें एक खातून, जो एक लड़की एक ऐसे शख्स से शादी करती है जिसके हाथ पांव बिजली की वजह से वो महरूम हो जाता है सारी चीजों से, और उसके बावजूद उनसे शादी करती है। वो बड़ी कमाल की स्टोरी। तो ये जब से आई है तो सोशल मीडिया पे तो बड़ी काफी वायरल है। और लेकिन आप देखें ना कि हम तो किस्से कहानियां स्टोरियों में सुनते हैं कि सोनी महिवाल, लैला मजनू, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टोरी हमारे पास आती है पाकिस्तान की सरजमीन से कि मोहब्बत की ये जो लाजवाल दास्तानें सामने आती है तो कमाल कर जाती हैं देखने में। और ये जो कुर्बानी दी है, एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है अपना आज़ा अतिया करना। लेकिन खातून का भी बड़ा अजीब कहना है, कमाल का कहना है कि भाई मेरा सब कुछ मेरे हस्बैंड पे कुर्बान, तो भाई कमाल। अच्छा, मैंने आजकल के बहुत से टिपिकल कपल्स देखे हैं जो मतलब ऐसी सिचुएशन में मर्द जो हैं वो अपनी बीवी से कंप्लेन करते दिखाई दे रहे हैं, बीवी जो है उनको शौहर से बहुत से एतराज़ात है। बट मेरे ख्याल में जहां पर आप अनकंडीशनल किसी को प्यार देते हैं ना, सो उसका आपको रिटर्न भी मिलता है। सो अगर ये बैलेंस चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि एक साइड आपको बहुत कुछ दे रही है और आप सिर्फ रिसीविंग एंड पर है, नहीं, आपको भी गिविंग एंड पर होना चाहिए। सो जो ऐसे रिश्ते होते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत मिसाल है। सो हम इसको मतलब अप्रिशिएट ही कर सकते हैं, जाहिर बात है। अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और हरमीत, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है, बिकॉज जब हम भी अपना शो कर रहे होते हैं बहुत से अक्सर रऊफ साहब ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो मतलब लाइव शो होता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, हम खुद भी हंस रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब। लेकिन मेरा हमेशा से एक बात इस बारे में ये कहना होता है कि भाई लाइव का हुस्न होती है ये चीज, और अगर ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो उसको आपको हंसी के साथ गुजार देना चाहिए। बट अभी जो हम वाकया शेयर करने वाले हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अक्सर हमने देखा है रिपोर्टर्स और खवातीन एंकर्स जब रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, या रिपोर्टर फील्ड में होता है, बड़े डिफरेंट किस्म के मजेदार किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो रूनुमा हो जाते हैं। अमेरिकन रियासत का ये वाकया है जहां पर खातून रिपोर्टिंग कर रही थी, मौसम का अहवाल बता रही थी, घर पर अपने मौजूद थी और इस दौरान इनकी बेटी जो थी सोई हुई थी, जाग गई, मां के पास आई। सो इन खातून ने अपनी बेटी को गोद उठाया और तमाम मौसम का जो हाल था बेटी को गोद में उठाकर
लोगों के साथ शेयर किया। सो ये वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। मुझे तो हरमीत बहुत क्यूट लग रही थी, मुझे तो ऐसे लाइफ के दौरान जो इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं बहुत मजे के लगते हैं। पहले भी एक स्टोरी इस तरह की पड़ी हुई है, हमने देखी हुई है कि जहाँ पे बच्ची उठ गई और खातून ने बच्ची को उठा लिया। ये दूसरा वाकया मुझे लगता है कि ये पेश आया। बहरहाल बहुत कमाल ज़बरदस्त, उसने बिल्कुल भी कोई झुंझलाहट का इजहार नहीं किया, कोई रुकावट का इजहार नहीं किया। जिस तरीके से वो मौसम बता रही थी उसी में उसने उठा लिया उसको, बच्ची को, और लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भी उसी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम उसने किया। और मेरे ख्याल में इस इदारे को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई रुकावट नहीं है उनकी जानिब से, और भाई खुले दिल से सारी चीज एक्सेप्ट है, तो एक बड़ी बात है। इदारे को भी अप्रिशिएट। हरमीत, आपको याद हो तो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने भी ऐसा ही उनके साथ खिताब के दौरान एक वाकया पेश आता, बच्चे को उन्होंने गोद में उठा लिया था। अच्छा, ये तो हम बाहर के मुमालिक की बात कर रहे हैं, हमारे अपने ही एक बड़े जबरदस्त किस्म के टीवी एंकर हैं मुनीफ फारूक, वो भी एक लाइव शो के दौरान बैठे हुए थे और वो लाइव थे, लाइक वो स्काइप पर लाइव थे या पता नहीं DSNG थी वो, क्या सोर्स क्या था, बट उस दौरान एंकर ने उनसे सवाल किया और पीछे से उनकी जो बेटी थी उसने स्टेप इन किया और वो बात करते करते लाइक वो बच्ची जो थी कैमरे के सामने आ गई। सो वो एंकर ने भी उसको बड़ा एंजॉय किया, उन्होंने खुद भी एंजॉय किया। सो मेरे ख्याल में ऐसी जो चीजें होती हैं बड़ी प्यारी लगती हैं, क्यूट होती हैं और सबसे बढ़कर नेचुरल होती हैं। अगली स्टोरी क्या जी? अगली स्टोरी हमारे पास इस हवाले से है जनाब, खातून और नहीं, ऊँटों की रेस तो हम करेंगे, बट खातून और एक रैबिट के दरमियान सलाद खाने का मुकाबला हुआ। विन तो ऑब्वियसली खातून ने किया, बट ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त किस्म का था और इस दौरान खातून ने तकरीबन 10 मिनट के दौरानिये में 1.5 किलो सलाद खा लिया। मजेदार है, मतलब ये रैबिट भी बड़े साइज का है, छोटे साइज का नहीं है। कोई छोटे साइज का होता तो वो भी होता, जिस स्पीड के साथ वो खा सकता है वो स्पीड आमतौर पे इंसान की नहीं हो सकती, लेकिन ये खातून जो है उसने कमाल किया है भाई, 1.5 किलो वो खा गई है। मेरे ख्याल में रैबिट का पेट पहले से भरा हुआ होगा। हरमीत, देखा कितना क्यूट लग रहा है। मैं वही देख रहा हूँ कि बड़ी वो देख रहे हैं खातून साथ में घूंट भी ले रही, पता नहीं किस चीज का घूंट ले रही, पेप्सी होगी शायद, लेकिन आजमे के लिए कुछ ना कुछ तो ले रही है। लेकिन ये है कि रोज साहब अगर हम देखें ज्यादातर खरगोश, क्योंकि मेरे घर में थे ज्यादातर हमारे गाँव में, तो वहां पे जो चीज इनको मिल जाती थी बड़ी कमाल की, ऐसे हड़प जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये खातून खरगोश से ज्यादा ही चालाक निकली और खाने पीने में कुछ ज्यादा माहिर निकली। तो वो देखी जा सकती विजुअल में कि किस तरह वो बड़ी तेजी से लगी और जितने तेजी से वो खा पी रही है। ऐसे में तो वही ये मुझे अपना एक गाँव का एक और दोस्त याद आ गया जो उसने हमारे साथ शर्त लगाई थी, 23 रोटियां खाई थी, वो अफगानी रोटियां। तो ये उससे ज्यादा ही है मेरे ख्याल में। 1.5 किलो सलाद। हाँ, इसको आप तो डाइट भी नहीं कह सकते, बस ये मुकाबला था महज। मुझे खुद याद आ गया है वो मजाक में, वो कहते हैं कि एक साहब से किसी ने कहा शर्त लगा लो कि तुम ये क्रेट पूरा बोतलों का पी सकते हो 5 मिनट में। तो उसने कहा कि मुझे एक मौका दो, मैं आके बताता हूँ। अच्छा, तो वो चला गया, कोई 15-20 मिनट बाद वापस आया और उसने कहा हाँ ठीक है मैं पी सकता हूँ। तो उन्होंने कहा लो पी के दिखाओ। अच्छा, तो वो उसने पी गया। तो जो शर्त लगाने वाला है उसने कहा नहीं, तुमने कुछ चक्कर किया है, तुमने कुछ आके पेट खाली किया है पहले, ये वगैरह वगैरह बताओ तुम क्या करने गए थे। तो उसने कहा असल में मैं पहले पी के देखने गया था, मैं पी भी सकता हूँ कि नहीं। तो जब मैंने एक क्रेट पी लिया तो फिर मैंने आगे खा के ठीक है। जबरदस्त हो गया। सो ये इस किस्म के मुकाबले और इस किस्म के लोगों के शौक वो भी निराले ही होते हैं, बट इस तरह के मुनफरिद नौयत के मुकाबले पूरी दुनिया में होते हैं और जब इस किस्म के विजुअल्स के साथ जब आप चीज देखें तो उसका भी इंटरेस्ट लेवल और ही होता है। बट एनीवेज, यहाँ पर हमारा डेली डोज अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत से मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा नौश की गुज़िश्ता रोज़ ये दौरा किया गया और इस मौके पर जवानों के हौसले को भी सराहा गया और साथ ही साथ जो शहदा हैं उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिताब भी किया और इस दौरान रेंजर्स और FC के जो एहलकार हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का भी ऐलान किया गया। रऊफ साहब, हम देख रहे हैं, हमने पहले भी ये चीज़
डिस्कस की थी कि जब से अनारकली वाकया हुआ है उसके बाद हम दहशतगर्दी की एक नई लहर देख रहे हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो TTP एलिमेंट भी शामिल है और साथ ही साथ बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ ग्रुप दोबारा से सरगर्म हुए हैं उनको बैरूनी फंडिंग जिस तरह से हमेशा से मिलती आई है वो दोबारा से मिल रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इजाफा है दहशतगर्दी के वाकयात, इनमें बहुत ज्यादा इजाफा हम देख रहे हैं। पंजगोर और नोशकी के वाकयात हम दोबारा आपको याद दिला दें, हुए हाल ही में, मतलब जिसमें 20 के करीब शिदत पसंद जो हैं उनको मारा गया, दहशतगर्द को मारा गया। वो बड़ी बहादुरी की दास्तान है जिस तरीके से वो FC के कैंप्स के ऊपर उन्होंने हमला किया था। इस मौके पे बहुत ज़रूरी था कि जो हमारे FC के लोग हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी आर्मी है, उनका हौसला बढ़ाया जाए और उसके लिए फिर ये दौरा बहुत ज़रूरी था वज़ीर आज़म का और कमर जावेद बाजवा साहब का जो हमारे कमांडर इन चीफ हैं। तो हमारे पास इस वक्त मौजूद है हमारे मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियोज में कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। उनका रुख करते हैं, उनसे चल के बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए, सबसे पहले तो ये जो वज़ीर आज़म का दौरा है, कमांडर इन चीफ का दौरा है, इसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है इस हवाले से कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे पंजगोर में, नोशकी में जो वाक़यात हुए हालिया, उसमें बड़ा भरपूर तरीके के ऊपर वैसे तो FC ने फ़ौज ने जाके पकड़ा दहशतगर्दों को, उनका सफाया किया, लेकिन फिर भी ये हौसला बुलंद करने के लिए कितनी अहमियत है इस दौरे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जिस तरह आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया, पिछले चंद दिनों के अंदर, स्पेशली चंद हफ्तों के अंदर जो आपने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हुए देखे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद को ले लें, अनारकली का आपने तज़किरा किया, कोयटा की बात करें, केच की, फिर नोश की, पंजगूर की, और आपने देखा कि जैसे इनकी इंटेंसिटी आपको इंक्रीज होती हुई नज़र आई। बट आई वुड सिंपली से वेदर इट इज़ दी FC की बात करें, रेंजर्स को, या फिर आप पाकिस्तान आर्मी की बात करें, आर्म फोर्सेस की बात करें, आपने जो रिटेलिएशन देखी, जिस तरीके से आपने उनको ख़त्म करते हुए देखा इन टेररिस्ट को, और फिर पीछा करते हुए आपने देखा, फिर उनको ख़त्म किया। आई से दिस इज़ ट्रेमेंडस। और मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड कि पिछले 20 सालों में जिस तरह की दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान के ऊपर, इसके अंदर आपके बिल्कुल पड़ोसियों की चाहे सरजमीन इस्तेमाल होती हो, इसके अंदर इंडिया का 100% हाथ है। एंड इवन इन दीज इंसिडेंट्स, और जिस तरह की वेपन्स और सारी चीज़ों के साथ, नाइट विजन डिवाइसेस के साथ या स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ या इन्होंने अटैक किया। सो आई वुड सिंपली से कि आप ये देख लें कि किस तरीके से आपके इवन आर्मी के और फिर FC के ट्रुप्स ने किस तरीके से उसको फेस किया, उसको रिटेलिएट किया और उसको एक लिहाज से थाट आउट करके उनको ख़त्म किया। और इस सारी इन्वायरमेंट्स के अंदर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का कल वहाँ पर मौजूद होना, नॉर्मली इंडिया का प्रोपेगेंडा देखते थे कि जी नहीं, वो बलूचिस्तान तो बड़ा गैर महफूज मुल्क है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वहाँ पे कुछ तरीके से कोई डिग्नेटरी विजिट करे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चंद दिन पहले पूरा एक कंप्लीट डे वहाँ पर गुजारा, आगे FC के ट्रुप्स के साथ, अपने आर्मी के ट्रुप्स के साथ। सिंस प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट हियर इन पाकिस्तान, ही हैड गॉन टू चाइना। चाइना से जब वापस आए तो दिस वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी। व्हाई? बिकॉज ये वो टाइम था कि जहाँ पर हम अपने प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्रूप्स के साथ खड़े होना था। देखिए ना, ये जो जज्बा है, ये जो स्ट्रेंथ है जो हमारी फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो ड्रॉ करती हैं, वो अपने अवाम से, अपने लोगों से, वो जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़े हुए, उनसे स्ट्रेंथ ड्रॉ करती हैं। और वो जज्बा है अपने मुल्क के लिए मर मिटने का, वो जज्बा अपने मुल्क के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ काम करने का। और उसी जज्बे को मैं समझता हूँ कि कल जब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया वहाँ पर, वो ना सिर्फ ये कि ट्रुप्स के साथ मिले, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके लिए जो उन्होंने अल्फाज कहे जिस तरीके से, सर्टनली ये तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे ट्रुप्स जो कि इस मुल्क पे उन्होंने अपना जान दे दी, अपना खून दे दिया, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस जो कोई इंसान कर सकता है वो हमारे ट्रुप्स करते हैं। सो आई वुड सिंपली से कि यस, दैट वाज अ स्मॉल टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर कल वहाँ पर मौजूद थे। इट्स नॉट ओनली दैट, इसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे जो ओवरऑल लोकल जिरगा था वहाँ पे उन्होंने लोगों से मुलाकात की। और सर्टली इस वक्त पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट आप होते हुए देखते हैं, वो उसी का हिस्सा तो एक लिहाज से है कि जी हुकूमत किस तरीके से
बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के लोगों को अवलियत देती है। और ये चंद मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बलोच टेररिस्ट, दैट इज रॉन्ग, आई वुड से ये टेररिस्ट हैं, इनका कोई ताल्लुक किसी कौम, कबीले या मजहब से नहीं होता। ये इनको इंसानियत नाम की कोई चीज इनके अंदर नहीं होती, ये सिर्फ टेररिस्ट होते हैं। हर अच्छा कर्नल साहब, अगर हम देखें जिस तरह तेजी आ रही है, ये जो खासकर BLA जो है कई चीजों को एक्सेप्ट भी कर रही है कि ये मामला जितने भी हैं उनके पीछे उनका हाथ है, और उसमें कोई शक नहीं है कि BLA को सपोर्ट करने वाले हिंदुस्तान ही है, दीगर ममालिक हैं, और पैसा फंडिंग जो है वो हमारे सामने सारी चीजें रिपोर्ट्स आती भी रहती हैं। आपको क्या लगता है, कोशिश हिंदुस्तान की अब ये है कि किस न किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक को खराब कर दीजिए? CPEC ही टारगेट है, असल टारगेट? ऐसा ही है। मैं एक आपसे अर्ज करूं, इंडिया इट इज़ नॉट ओनली, अब अगर चंद सालों की बात करें, पिछली कई दहाइयों से एक्चुअली इंडिया इज वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान। चाहे आप ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को दोलख्त करते हैं, इंदिरा गांधी की वो स्टेटमेंट कि जब आपने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल के अंदर दफन कर दिया, और देवर थिंकिंग कि इसके बाद तो मतलब अल्लाह न करे कि ऐसी कुछ चीज़ हो कि ये वो तो पाकिस्तान को भी तोड़ने के इंडिया को आपने दरपे देखा है। बट आई वुड से कि स्पेशली पिछले 20 सालों के अंदर जो पाकिस्तान के आम आवाम ने जो दहशत गर्दी देखी, इस सब के पीछे आपने इंडिया को देखा। अफगानिस्तान की सरजमीन इससे पहले जिस तरीके से इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के खिलाफ, इस वक्त भी TTP का वहाँ पर फुट होल्ड है, और 3,000 to 5,000 अभी भी जिसको कहते हैं, एक एस्टिमेट है कि वहां पर TTP के दहशतगर्द मौजूद हैं। BLA के लोग भी मौजूद हैं। उनकी फंडिंग ले लें, उनको इनरोल करना, उनको ट्रेन करना, और जिस तरीके से आपने देखे ना, स्पेशली नोशकी के अंदर, पंजगूर के अंदर जो अटैक होते हुए देखे, मैं हरमीत आपसे इसी के साथ ये भी आपसे कहूंगा, अब क्योंकि दे आर हार्ड कोर क्रिमिनल्स, मतलब क्रिमिनल से बढ़ के भी टेररिस्ट एक लिहाज से हो गए ना, बिकॉज वो आते हैं अपनी जान एक लिहाज से देने के लिए। ये आते हैं जिस तरीके से, पहले तो बिल्कुल डिस्क्रीट मूवमेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रुप्स वहां पर इन केस 1-2 संतरी होते हैं, मेन गेट के ऊपर अलर्ट होते हैं, ये आके वहां पर क्रैकर्स फेंकते हैं, धमाके करते हैं, एक वो जिसको कहते हैं पैनिक क्रिएट करने के लिए, और इसके बाद वो अपना रास्ता बना के अंदर जाते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फायर करते हैं। बट आप यकीन माने कि जिस तरीके से इन दोनों जगहों के ऊपर, स्पेशली पंजगूर के ऊपर और फिर नोशकी के ऊपर, हमारे FC के ट्रुप्स ने जिस तरीके से उनको रिटेलिएट किया, तो दैट इंडिकेट्स कि FC के लोग, FC के हमारे जवान ऑफिसर्स, वो किस तरीके से ट्रेन हैं टू थॉट दिस काइंड ऑफ अटैक्स, एक लिहाज से टेररिज्म की। और उसी के साथ आप ये देखें, वेपन्स को खुदा न खासा ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई हल्के हों, बट डेफिनेटली ये सारे के सारे इस दफा वो वेपन्स थे जो कि अमेरिकन आर्मी यहाँ पर पर्पसली आई वुड से कि शायद छोड़ के गई थी अफगानिस्तान के अंदर। दे वुड हैव टेकन अलोंग, अगर वो खुद जा रहे थे तो वेपन्स भी साथ लेके जा सकते थे, लेटेस्ट अमेरिकन वेपन्स, एंड दे वर बेसिकली यूटिलाइज्ड बाय द ये जितने भी टेररिस्ट आए थे अटैक करने के लिए। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं ये जरूर कहूँगा, ये लहर आपने तेजी से देखी पिछले चंद हफ्तों के अंदर ऊपर जाते हुए, और इंशाल्लाह आप उसी तेजी के साथ उसको फर्दर आप नीचे जाते हुए भी देखेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम ऑफ 2008-2009 की बात करें, जहां पे एक साल के अंदर हजारों दहशतगर्दी की वारदातें पाकिस्तान के अंदर हो रही थी। वाई? बिकॉज इस सारे पीरियड के अंदर फिर जिस तरह आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और अपने आप को डबटेल किया इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, और फिर आपने अभी भी देखा ना ऑपरेशन रद्दुल फसाद तो मुल्क तूल वर्ज के अंदर एक लिहाज से जारी है। बिल्कुल आए दिन आप सुनते हैं कि आज ही एक्सपार्टा जो है वहां पर इस तरह का ऑपरेशन हुआ, फिर इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर, सदरन पंजाब के अंदर, कराची के अंदर। यानी मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर उनके सहूलतकार मौजूद हैं, उनके फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं, मे बी फाइनेंसर्स भी एक लिहाज से मौजूद हैं। सर्टनली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई वुड से पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत जाग रही है, आपकी मुसल्लह अफवाज दे आर एब्सोल्युटली ऑन अलर्ट, और उसी के साथ फिर सिविल आर्म फोर्सेस के लोग हैं। सो आई से के नो डाउट इन इट कि इंशाल्लाह ये जो दहशतगर्दी का मैनेस है इसको आप इंशाल्लाह खत्म होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब खिताब किया, इस मौके पर उनका ये क्या कहना था, आइए चलकर अपने व्यूअर्स के साथ वो शेयर करते हैं। गर्दी की जंग में परफॉर्मेंस हमारी फौज ने दी है, किसी फौज ने इस तरह इतने हमने अपना जवाब भी तैयार कर लिया, जवाब भी सबमिट कर दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उन्होंने डिसीजन करना है, और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, PTI का भी हो, नून का भी हो, पीपल्स पार्टी का भी हो। जी
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एतमाद है, हकीकत में देखा जाए पूरे अवाम को, जितने मुल्क के हैं उन सबको पूरा एतमाद है। लेकिन ये जो आपने जैसे देखा, आपने जिक्र किया अभी हिंदुस्तान का, उसके साथ मसला ये है कि तालिबान जो अफगानिस्तान में है उनका पूरा होल्ड लगता है नहीं है, वो कमज़ोर हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर वहाँ से टेररिस्ट आते हैं। अभी जो वाक़या आखिरी हुआ उसमें यही हुआ कि हमारी एक चौकी के ऊपर अफगानिस्तान से आए हुए दहशत गर्दों ने हमला किया और वो फिर वापस भाग गए। तो तालिबान को ये बावर कराना कितना ज़रूरी है कि आपको हर सूरत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, आपको अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं हिंदुस्तान के बनाए हुए उनको कंट्रोल करना है, ये बावर कराना कितना ज़रूरी है? ये इंतहाई अहम सवाल है और बहुत ही ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है उनको ये बावर कराना कि ये जो कुछ हो रहा है, उनकी जो सॉइल इस्तेमाल हो रही है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये बिल्कुल ना सिर्फ ये कि नहीं होनी चाहिए, बल्कि टिल सच टाइम ये ख़त्म नहीं होता ये सब कुछ, तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का आना भी इंतहाई मुश्किल काम है। और ये मेरा ख्याल है हमें यकीन रखने की ज़रूरत है कि एक बड़े क्लियर वर्डेड मैसेज ये उनको इससे पहले ये कन्वे हो चुका है। बट सर्टनली ये अभी आप देख लें कि अफ़गान तालिबान की इस वक्त जो हुकूमत है, फाइन दैट उनका इस तरह का कंट्रोल तो एक लिहाज से है नहीं, बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही मुश्किल तरीन रास्ते, पहाड़, सारा कुछ है। और अभी भी वहाँ पर आप फील करते हैं कि हाँ सेफ हेवन्स मौजूद हैं, टीटीपी मौजूद है। अच्छा एक और चीज़ भी आती है, ये अफ़गान तालिबान को इसके ऊपर भी बड़ा सीरियसली सोचना है कि जी टीटीपी ये रफली क्लेम होता है जी कि वो उनके साथ अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर दे हैव बीन फाइटिंग एक्चुअली अगेंस्ट द अफ़गान फोर्सेस और इवन ओके जी नेटो ट्रुप्स के अगेंस्ट। अच्छा थोड़ा सा एक वो भी हल्का सा आपको फील होता है जैसे कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। और पिछले दिनों आपने देखा जी कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि यू गेट इन टच बेसिकली विद द टीटीपी और उनके साथ आप किसी तरह का मुज़ाकरात करें। बट डेफिनेटली पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर था कि जी जब तक वो पाकिस्तान की ओके ओवरऑल एक्सेप्टेंस के अंदर नहीं आते, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम किस तरीके से एक लिहाज से उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। उनकी तरफ से एक लिहाज से कुछ जंगबंदी की सूरत हाल आपको महीने के लिए नजर आई। अगेन इस सर्च को आपने ऊपर जाते हुए देखा। मैं आई एम वेरी क्लियर इसके अंदर कि हम किसी सूरत के अंदर भी कोई सुस्ती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वी हैव टू टेक देम ऑन। और अफगान हुकूमत को भी हमें इंगेज रखना है कि वो किसी सूरत के अंदर भी अफगान सॉइल को वो किसी सूरत के अंदर भी पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो गया। अफगान हुकूमत को इंगेज करने की जरूरत है और हम भी मर्जी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। माजी में भी हमने देखा कि पाक फौज ने हमेशा से दुश्मनों के नापाक अजाइम को नाकाम बनाया और खाक में मिलाया और इंशाल्लाह आइंदा भी दुश्मन को मुंह की खाना पड़ेगी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। साफ ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स अब आपको मिले चांद सा रोशन चेहरा। रोशन चेहरा चांद सा तेरा। ये क्यों बुझाया? जब चांद यहाँ है तो रोशनी भी क्या सकती। चांद सा रोशन चेहरा नया लक्स। अपनी 3G सिम यूफोन 4G पे लाने का तरीका जानने के लिए *4# मिलाएं। जब लगे सिचुएशन हैवी, ड्रामा हो कम, बोर्डम प्लेंटी, लाला तो कर लो कुछ बबली बबली, बना लो हर सिचुएशन को बबली 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 बबली, बना लो हर सिचुएशन को बबली बबली। बबलीफाई लाइफ। उम्मीद से ज्यादा मिलने का मजा कुछ अलग ही होता है दोस्त, इसीलिए टेलेनॉर लाया तुम्हारे लिए कम में मोर से ज्यादा फायदा।
न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी स्मूथ हेयर, जिसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन जो दे 3 दिन तक फ्रिज कंट्रोल। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ। अब एंजॉय करो मोर से ज्यादा डाटा या नॉन स्टॉप कॉलिंग, क्योंकि इजी कार्ड मेगा प्लस दे रहा है कम में मोर से ज्यादा फायदा। सिर्फ 300 रुपए के लोड में 24,000 MBs, 5,000 टेलीनॉम मिनट्स, PTCL मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स भी, वो भी हफ्ते भर के लिए। है ना, कम में मोर से ज्यादा डाटा का फायदा। भाईजान। छोटी ठीक हो? ये कुछ चीजें जो मैंने भिजवाई तुम्हारे लिए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। फिर आऊंगा ना। बेटा बाहर क्यों खड़े हो? चाय बन रही है, चाय पी के जाओ। मेरी बहू चाय बहुत अच्छी बनाती है। भाई चाय कैसी बनी? छोटी, पहले की तरह इतनी अच्छी चाय बनाने पर तुम अपने भाई से इनाम नहीं लोगी? दूरियां मिटाए, अपनापन बढ़ाए, सुप्रीम जायका अपनेपन का। बैकफुट बना के खूबसूरत पुल लगाते हुए बॉल बनी आसमान का तारा। अब क्या होगा तुम्हारा? उम्मीद से ज्यादा मिलने का मजा कुछ अलग ही होता है दोस्त, इसीलिए टेलेनॉर लाया कम में मोर से ज्यादा फायदा। बाबा प्लीज आप रहने दें। बेटा अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए। मगर मैं तो। सुनिए, पहले की बात कुछ और थी। अरे देख के गिरा दिया ना, तुम्हारी वजह से गिरा है। अच्छा, मेरी वजह से? असल वजह है उम्र का बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ मामूलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर। इंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाजन ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। लोग कहते हैं क्रिकेट का सीजन आ गया है, मैं कहता हूँ ये सीजन गया कब था? तो जब क्रिकेट हमारे दिल से कभी खत्म नहीं हो सकता, फिर डेटा क्यों खत्म हो? जैज़ वीकली सुपरमैक्स से *506# मिलाने पर पाओ 30 GB डेटा, 6,000 मिनट्स और SMS और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ 337 रुपए में। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम डिस्कस करेंगे नाक, कान और गले के मसाइल जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिसकी एक वजह तो ये है कि सर्दी के मौसम में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वैसे ही बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। बट इसके साथ साथ आजकल कोविड है, ओमिक्रॉन है, इसकी बदौलत भी लोगों के थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नाक, कान, गले के मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत अहम प्रॉब्लम भी आता है कि लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से है या ये ओमिक्रॉन का नतीजा है। सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक अली शेख साहब हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह से फर्क करना है, ये मौसमियाती तब्दीली है या ओमिक्रॉन की वजह से ये इन्फेक्शंस हो रहे हैं? थैंक यू सो मच, it's nice to meet you and once again it's pleasure to meet you। बुनियादी तौर पे जो हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये तो हर बंदे को ना मौसम के लिहाज से चीज़ें चलती रहती हैं, वायरल इन्फेक्शन है। मगर बुनियादी तौर पे जो पेशेंट दिन को 3 से 4 दिन तक मुसलसल फीवर रहे, वो फीवर भी 103, 104 बुखार रहे, साथ में ना हड्डियों में, जिस्म में, बॉडी में शदीद किस्म का दर्द होता रहे। बाद पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर नाक से ना खुशबू बदबू महसूस नहीं होती। बाद पेशेंट को महसूस होता है कि जायका हमारा ना ख़त्म हो गया हुआ है। बाद पेशेंट कहते हैं कि सर हमें ना सांस फूल जाता है बैठते वक्त या चलते वक्त या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त। तो ये जो पेशेंट जिनको सांस का फूलना, खुशबू बदबू महसूस ना होना, जायके की तब्दीली होना और हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द होना जिससे ना दिमाग फटने लगा हुआ है, ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा हम सस्पेक्टेड करते रहते हैं
कि दीज पेशेंट शुड नॉट बी इग्नोर। ऐसे पेशेंट को ना इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। उस पेशेंट को फिर हम उसकी बेसलाइन भी करवाते हैं, साथ में नेजोफेरेंजियल स्वाब भी करवाते हैं, PCR, एक्सरे टेस्ट भी करवा लेते हैं टू कंफर्म कि ये दीज पेशेंट्स आर सस्पेक्टेड। ठीक है, ये चीज़ें हैं तो फिर हम सस्पेक्ट रख देते देयर समथिंग अबाउट कोविड या ओमिक्रॉन। बकिया जो पेशेंट नॉर्मल होते हैं वो 5 से 7 दिन में सेटल हो जाते हैं, उनको जो भी नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह हो जाता है, चीज़ें टाइमली सेटल हो जाती है। मगर ये चीज़ें 5-6 चीज़ें आ जाती हैं, इन पेशेंट्स को फिर हम सस्पेक्टेड कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स को फिर हम एहतियाती तदाबीर भी कर लेते हैं कि वंस आपकी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है फिर उनको 5 से 7 दिन तक हम क्वारंटीन भी कर लेते हैं। साथ में उसको हम होम रेमेडी के लिहाज से भी कर देते हैं कि जी आपने ये एहतियाती तदाबीर भी करनी है। एक चीज़ दूसरा, घर पे हैं तो आप एटलीस्ट आप पल्स ऑक्सीमीटर भी अपने तौर पे रख लें। आपके साथ थर्मामीटर भी होना चाहिए कि फीवर का पता चले कि मुसलसल हाई ये दरमियान में है या आहिस्ते आहिस्ते लो होता जा रहा है। साथ में यू शुड मस्ट कंसल्ट योर ट्रीटिंग फिजिशियन, आप उनके साथ भी हैं। जो भी आपको एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन दी जाएगी या साथ साथ में खांसी वगैरह है, जो भी आपको कफ सप्रेशन मेडिकेशन दी जाएगी, स्टीम वगैरह दी जाएगी, तो यू शुड बी कोऑर्डिनेटेड विथ योर कंसल्टेंट। तो ये 2 चीज़ें साथ में ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ, और घर पे ही हम कहते हैं कि आप अपनी क्वारंटीन फेज़ में आपकी अर्ली मॉर्निंग वॉक भी हो, एक्सरसाइज भी हो, योगा भी हो, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। साथ में पेशेंट को ना रीएश्योरेंस, साथ में काउंसलिंग वगैरह करते रहते हैं। तो इसी तरह पेशेंट के साथ इन टच रहा जाता है कि जी आप 7 दिन के बाद टेस्ट आप बेशक उसकी रिपीट कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है दे शुड बी इन कोऑर्डिनेटेड विथ ट्रीटिंग फिजिशियन। ठीक है, आप जैसे बता रहे हैं मतलब ये आपको 7 दिन आपको देखना है। एग्जैक्टली, एटलीस्ट 7 डेज के लिए ही शुड बी क्वारंटीन। ठीक है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या मतलब आपको आप वो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कह दिया है और वो मिल भी रही हैं कि किट मिल रही है जो घर पे ही आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपको ओमिक्रॉन है या नहीं है, तो वो टेस्ट पे कब आपको चले जाना चाहिए? अगर पेशेंट को फीवर मुसलसल सेटल नहीं हो रहा, पेशेंट को थोड़ा सा सांस भी मुसलसल फूला, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम जिसे कहते हैं, या उसको सडन स्मेल लॉस हो गई है, टेस्ट वगैरह लॉस हुई हुई है, या पेशेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन सिचुएशन ड्रॉप हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को सस्पेक्टेड करते हैं। इन पेशेंट की फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसे पेशेंट की टेस्ट होनी चाहिए। टेस्ट हो जाती है तो डेफिनेटली उसको फिर मैनेज किया जाता है अकॉर्डिंगली। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चलो कोरोना के हवाले से होगी, लेकिन हम देखें नॉर्मली खासकर बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते नजर आते हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल का चक्कर भी उनकी इन्हीं वजह से लगता है कि कान जो है, कान से अजीब सी पीक जो है वो निकलती है या खून निकलता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं और उसका ट्रीटमेंट तरीका क्या होता है? कि बहुत सारे पेशेंट मेरे ख्याल में ज़्यादातर आजकल ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमें आवाज़ नहीं सुन पाए हरमीत की, बट बहुत से लोगों को हरमीत का सवाल ये है कि कान से कोई पीप नुमा कुछ मादा सा निकलने लग जाता है, उसकी क्या रीजंस है और उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? अगर कान से जो पीप वगैरह या अच्छा वगैरह आ जाता है, उसमें ना पेशेंट की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अगर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब वो स्विमिंग की थी, मैंने अच्छा शावर वगैरह किया था, उसके बाद में कान से रेशा वगैरह स्टार्ट हो गया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली ये फंगस के पास है, यानी कि ना कान में मेल है, ओटोमाइकोसिस जिसे हम कहते हैं। तो ये 5 से 7 दिन में एक दफ़ा उसको ना हम सक्शन करवा लेते हैं फंगस के लिए। साथ में उसको एंटी फंगल हम ड्रॉप्स वगैरह दे देते हैं, एंटी हिस्टामिन वगैरह दे देते हैं, जैसे इचिंग वगैरह ना हो, उसकी खारिश वगैरह ना हो। तो वो तो हफ्ते 2 हफ्ते में बिल्कुल कान सेट हो जाते हैं। मगर वो जो बच्चे जिनको बचपन से कान से पीप आती है, कान से रेशा वगैरह आता रहता है, साथ में उनको पेशेंट से पूछा जाता है कि सुनाई का प्रॉब्लम तो नहीं होता, अच्छा कान में साथ साथ में टक टक की आवाज़ वगैरह तो नहीं आ जाती? तो ऐसे पेशेंट का फिर कान का मुआयना किया जाता है, जिसे हम कहते हैं EUM, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। ऐसे बच्चों का फिर कान की समात की टेस्ट भी की जाती है, जिससे दिल की हम ECG करते हैं, इससे ऑडोमेट्री टेस्ट की जाती है। ऐसे पेशेंट को फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिर मैनेजमेंट किया जाता है
कि आया कान का पर्दा लगेगा या कान का लंबा ऑपरेशन होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसीलन बता दिया है कि किस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये मसला जो है आया कोविड की वजह से है, ओमिक्रॉन की वजह से या मौसमियाती तब्दीली की वजह से है, और इसी तरह के दीगर मसाइल जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि अच्छा एक बहुत अहम बात ये की जाती है, जिस तरह से हम कानों की मैल को डिस्कस कर रहे थे, वो ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कानों की सफाई भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए या करवानी चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंदर को होती है वो इंपॉर्टेंट होती है आपके कान की सेहत के लिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में वो जो आपने बात की ना, मक्खी मच्छर वो कान के पर्दे को डैमेज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ योर वैक्स। अच्छा, जो भी ना ठंडी गर्म हवा है वो कान के पर्दे को डैमेज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ योर वैक्स। अच्छा, कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपने कोई कॉटन बड मारी तो आपको ना पर्दे को डायरेक्टली डैमेज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ योर वैक्स। तो नॉर्मल वैक्स का होना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। हम कहते हैं इसको ना छेड़ें, ठीक है ना। कान कहते हैं जैसे ना सोया हुआ शेर है, उसको ना जगाएं, अगर ये जाग गया ना तो काफी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कॉटन बड से उसको निकालने की कोशिश करते हैं वो बेसिकली निकलता नहीं, वो कान के पर्दे के साथ में चिपक जाता है। अच्छा, चिपक जाता है तो कान ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर आपको डेफिनेटली निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर बिलफर्ज ये वैक्स है उसी में नहाते वक्त पानी चला गया या आपने इंसर्ट किया कान के पर्दे के साथ टच हो गया, कान में दर्द, कान में ब्लॉकेज, कानों में टक टक की आवाज़ें, पेन स्टार्ट हो गया, इस कंडीशन में हम कहते हैं कान में आप वैक्स ड्रॉप डाल दें वैक्सीन। ठीक है, और उसको क्लियर कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया। तारिक अली शेख साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा नाअहली केस का फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल करार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया, और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो इस केस का बैकग्राउंड ये है कि 2021 से 2020 में अदालत से रुजू किया गया था, और इस मौके पर जो दरख्वास्त गुजार थे वो कादिर मंदोखेल थे, मियाँ फैसल थे और मियाँ आसिफ महमूद ने 2020 में रुजू किया था और दरख्वास्तें दायर की थी। फैसल वावडा की अगर बात की जाए तो इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अपनी दोहरी शहरियत छुपाई थी। हरमीत का रुख कर लेते हैं। जी हरमीत। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। रोमा जो है कादिर मंदोखेल की जानिब से एप्लीकेशन दी गई थी, और मुझे याद है कि फैसल वाडा जो जब MNA थे, मेंबर कौमी असम्बली थे, तब भी जब ये मामला बड़ा संजीदगी इख्तियार कर लिया गया था तो तब भी ये बात की गई थी कि इनको सेनेटर बना दिया जाएगा ताकि ये जो नाअहली की तलवार इन पे सर पे लटक रही है तो वो कम से कम उससे ये बच जाएंगे। लेकिन वो सेनेटर भी बन गए, और आज जो मुख्तसर फैसला है उसमें भी ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई है, जिस पे हमने, आपको याद होगा, कादिर मंदोखेल को हमने रुजू भी किया था और बुलाया भी था शो में, बल्कि उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी वो हमारे सामने भी रखी थी। तो आज जो फैसला है वो इंतहाई जो फैसल वाडा के लिए तो बड़ा ही अफसोसनाक है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए कि तहरीक इंसाफ को ज़रूरत भी है, और अगर हम देखें एक तरफ तो अपोजिशन भी बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, दूसरी तरफ उनका एक सेनेटर का ऐसे ही नाअहल होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज जो मुख्तसर फैसला है उन्हें जो मरात है, जो तनख्वाहें कौमी असम्बली में, और ये भी उस फैसले में कहा गया है कि इन्होंने जो वोट कास्ट किया सेनेट के इलेक्शन में वो भी गलत तरीके से कास्ट हुआ। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें जिसकी वजह से हम अगर देखें तो पीटीआई को एक बहुत बड़ा धचका जो है वो मिल चुका है, और पीटीआई की कोशिश थी, फैसल वाडा एक अहम रुकन थे, वो खासकर तहरीक इंसाफ की पार्टी के, और खासकर वो एक सरगर्म रुकन थे, तो कोशिश की जा रही थी कि किस न किस तरीके उसको बचा दिया जाए। लेकिन आज वो फैसला आ गया, और फैसला जो है उनमें जाहिर बात है कि बहुत बड़ा धचका पीटीआई को इस वक्त मिल चुका है। बिल्कुल ठीक हो गया। हरमीत, अभी आपका दोबारा रुख करते हैं। इनियत तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमें शो में ज्वाइन करें। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, फैसल वावडा साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, इस फैसले पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? ये बड़ी देर से मामला चूंकि चल रहा था, और जो वाडा साहब के मुखालिफ हैं वो तो बड़ी देर से ये कह रहे थे कि ये क्यों इतना डिले किया जा रहा है मामला। तो मेरा ख्याल है कि जाहिर है कोर्ट का फैसला है, सबको सर झुकाना चाहिए इसके सामने, चाहे जिसे कबूल नहीं है उसको भी सर झुकाना होता है, तो इसको तो मानना पड़ेगा। ठीक है सुहेल साहब, 23 समातें हुई तकरीबन इलेक्शन कमीशन में इसकी, तो इलेक्शन कमीशन ने देरी की बुनियादी तौर पे, जिसकी वजह से इतना फैसले में देरी आई। जी जाहिर है मामला इतना पेचीदा तो नहीं था, लेकिन जाहिर है
तसल्ली की जाती है इतनी समातों के बाद और उसको प्रोब किया जाता है और फिर उसके बाद काफी अरसे बाद समात के बाद भी इसका फैसला आने में काफी देर हुई, लेकिन बहरहाल फिर भी ठीक है, जब भी फैसला आ गया, अभी भी 1.5 साल रहता है हुकूमत का, इसके दौरान फैसला आ गया, जल्दी आना चाहिए इस तरह के मामलात, खासकर इलेक्शन कमीशन में को जल्दी फैसले देने चाहिए क्योंकि आधा वक्त तो वैसे ही गुजर जाता है असम्बलियों का। तो अब जो जिसका ये हक मारा गया है, जिसका हक तलब हुआ है, उसके साथ ज्यादती है। अच्छा वड़ाई साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अगर हम देखें आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो ऑपोजिशन काफ़ी मुतहर्रिक है, इत्तेहादियों के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी राबता मुहिम चलाने का भी बहुत जल्द आगाज़ कर लेगी। ऐसी सिचुएशन में ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, इस फैसले से कोई सियासी फजा पर इतना असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर है एक शख्स का, एक फर्द का नुकसान हुआ है, एक वोट जो है वो डैमेज हुआ है और ओवरऑल जो रेपुटेशन है उस पर भी फर्क पड़ता है हुकूमत की। और दूसरा, जब फैसले आने शुरू हो जाते हैं खिलाफ, पहले तो पीटीआई के खिलाफ कोई फैसले नहीं आए थे, तो बड़ी खुशकिस्मत रही पीटीआई के, अदालती फैसले भी इसके हक में आते रहे, लेकिन अब इसके खिलाफ आने शुरू हो गए हैं, तो इस पर तवज्जो करनी चाहिए पीटीआई को। उसके लिए बड़ी सोच का मौका है ये, क्योंकि अगर वाकई सारे अदालतों के अंदर पेंडिंग जो फैसले हैं वो इनके खिलाफ आ गए तो पीटीआई को अपनी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी हरमीत। अच्छा वड़ाई साहब, अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था जब पीडीएम बनी थी तो उनका मौक़िफ़ यही था कि हम आदम एतमाद ले आएँ तो हम सिस्टम में रह के ही आदम एतमाद ले आएंगे, ना कि मार्च वगैरह करके। और नून लीग का जो मौक़िफ़ था वो एक अलग था, लेकिन अब आपको लगता, अब जो मामलात सामने नज़र आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस मौक़िफ़ को मानने में उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है। अगर ये पहले नून लीग जो है आमादगी जाहिर करती और इनके मौक़िफ़ को अपनाया जाता तो क्या एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता? जी हाँ जी, बड़ा गोल्डन चांस मिस कर दिया गया पिछली दफा। उस वक्त बड़े हालात बने हुए थे, जंगीर तरीन भी उस वक्त नाराज हुए थे नए और माहौल भी बना हुआ था, लॉन्ग मार्च भी हो रहे थे। उस वक्त अगर ये किया जाता तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता। अब दोबारा से टेम्पो बनाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी विंडिकेट हुई है, पीपल्स पार्टी का मौकफ जो है वो दुरुस्त निकला है और दूसरी पार्टी का मौकफ जो है, क्योंकि ना उन्होंने इस्तीफे दिए ना किसी ने लॉन्ग मार्च किया, दूसरी पार्टी का मौकफ ठीक साबित नहीं हो। वड़ाई साहब, जिस वक्त आपने ये फरमाया कि फैसल वावडा का जो है ये एक फ़र्द के लिए नुकसानदेह है लेकिन पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है और फैसले खिलाफ आते चले जा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो फॉरेन फंडिंग का केस भी एक तरह से वहाँ पे मौजूद है, उस हवाले से भी कोई फैसला आना है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो ये मुख्तलिफ तरीके पे मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते हो रहे हैं, उसमें कल बात हुई मुस्लिम लीग काफ की और उन्होंने कहा कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ वहाँ पे मौजूद है, जिस तक वो न्यूट्रल नहीं होती, हम साथ रहेंगे। तो ये जो अगर फैसले आते हैं और एक इशारा मिलता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल नहीं रही, तो फिर इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तानी सियासत में आप बिल्कुल रऊफ साहब सही कह रहे हैं। ठीक है, सुहेल वराइच साहब हमारे साथ शुरू थे। हरमीत, बिल्कुल ठीक, वराइच साहब ने ये बात कही है कि इस तरह के जो केसेस हैं उनका फैसला बहुत जल्द होना चाहिए, बिकॉज अब हुकूमत का टेन्योर ही तकरीबन 1.5 साल का रह गया है और आधे से ज़्यादा अरसा तो गुजर चुका है। सो ऐसे तमाम केसेस उनको मंतकी अंजाम तक फौरी तौर पर पहुँचना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत अहम बात सर ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा अपोजिशन दोबारा से काफ़ी मुतहर्रिक हो रही है और इत्तेहादियों से भी मुलाकातें कर रही है। ऐसे में गुज़श्ता रोज़ अगर देखा जाए, शहबाज शरीफ साहब को FIA की जानिब से एक नोटिस मौसूल हुआ उनकी रिहाइशगाह पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और साथ ही साथ शुगर मिल्स के हवाले से। सो एक तासुर ये भी पाया जा रहा है कि बज़ाहिर तो इन दोनों केसेस का मामलात का कोई लिंक नहीं है, बट शायद अपोजिशन के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सके, नैब की कार्रवाइयों में, FIA की कार्रवाइयों में भी तेज़ी आ सके। क्यों हरमीत?
ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम जब ये देखते हैं ये तासुर भी थोड़ा सा गलत भी चला जाता है अवाम में कि आप जब भी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जब मुतहरिक नज़र आती है तो हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है बगैर नोटिस के, और नोटिस थमा दिए जाते हैं और केसेस जो है दोबारा एक्टिव किए जाते हैं। आपकी बात दुरुस्त है। अब वैसा ही जो है इससे पहले भी, इससे कबल भी जो है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि आने वाले जो साल है यानी आखिरी साल जो होगा उसमें कोशिश ही की जाएगी कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आएंगे और बहुत सारे लोगों को अंदर डाल दिया जाएगा। कोशिश तो की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं और दीगर पार्टियों को, जिस तरह हमने MQM को देखा, MQM दोबारा से जो है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो एक दोबारा दबाव बढ़ाना चाह रही है। या तो जाहिर बात है कि 1.5 साल का एक वक्त है, उसमें बावजूद भी MQM ने जब तक साथ दिया तो दिया, और जब तक उन्होंने मराहत ली तो मराहत की डिमांड की, वो मराहत उनको मिली भी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो दोबारा डिमांड करने की सोच रही है और इसीलिए वो कहीं कभी शहबाज शरीफ और कभी कहाँ। तो ये चीज़ें जब हम देख रहे हैं तो एक तो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर ये चीज़ें बन रही हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम अपोजिशन के देखें तो वहां पे भी मामलात कुछ अलग है। एक मौक़िफ़ जो दिया जाता है उस मौक़िफ़ को दूसरी पार्टी मानने से इनकारी है, और ये जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठेंगे तो मेरे ख्याल में इनके मामलात जो हुकूमत के खिलाफ है वो तय नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, आपसे एक और सवाल ये भी करना चाहूंगी। बज़ाहिर फैसल वावडा केस या ऑपोजिशन के खिलाफ जो केसेस से जोड़ तो नहीं बनता, बट अगर हम देखें तो जिस तरह से ऑपोजिशन दोबारा से मुतहरिक नजर आ रही है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, कयास सराइयां इस हवाले से भी चल रही है कि शायद ऑपोजिशन के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें तेजी आए, नैब की कार्रवाइयों में भी, FIA की कार्रवाइयों में भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी कल नोटिस मौसूल हुआ है FIA की जानिब से उनकी रिहाइश गाह पर, शुगर मिल्स के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। इस पर आपका क्या तज्जिया है सर? ज़ाहिर है हुकूमत ये ऐसा चाह रही है और हुकूमत चाहेगी कि अपोजिशन जो है उसको टफ टाइम दिया जाए, क्योंकि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है। लेकिन जाहिर है इसमें अदालतों का भी बड़ा रोल होगा, और अब मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा से वो चक्की जो है जो पहले चलती रही जिसमें सारी अपोजिशन अंदर चली गई थी, मेरा नहीं ख्याल दोबारा वो मुमकिन होगा इलेक्शन के करीब, क्योंकि इलेक्शन के करीब हालात जो है वो एंटी गवर्नमेंट ज्यादा हो जाते होते हैं। अच्छा सुहेल साहब ये फरमाइए जो वड़ाइच साहब अगर हम देखें, हाँ चलो हरमीत जी वड़ाइच साहब अगर हम देखें तो इस वक्त अगर देखा जाए अपोजिशन दोबारा जो मुतहरिक तो हो गई है, लेकिन हमने माजी में देखा है कि कभी कामयाबी इनको मिली नहीं है कि जब भी कोई अहम मौका आया तो उसमें अपोजिशन लीडर जो है वो गायब हो जाता है, कभी इनके अपने सेनेटर जो है वो गायब हो जाता है। ऐसे में ये जो तहरीक अदम एतमाद ये लाने जा रहे हैं तो इसमें कैसे कामयाबी होगी इनको, क्योंकि अब माजी में भी जो एक्सपीरियंस ये कर चुके हैं वहां पर बड़ी नाकामी इनको मिली है। मेरा ये ख्याल है कि इस दफा इन्होंने ये सोचा है कि कामयाबी हो या नाकामी दोनों सूत्रों में इन्हें फायदा है। देखिए अगर कामयाबी होती है तो जाहिर है हुकूमत बदल जाएगी, अगर कामयाबी नहीं होती तब भी इतना प्रोपेगेंडा ये कर लेंगे हुकूमत के खिलाफ इतनी कंपेन कर लेंगे कि ये उसका अगले इलेक्शन में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। असल टारगेट जो है वो अगला इलेक्शन ही लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो खुद कॉन्फिडेंस जो एक है वो मौजूद नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऑपोजिशन के। शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि जिस वक्त नंबर पूरे होंगे उस वक्त हम जाएंगे, तो नंबर तो पूरे नहीं है ऐसा महसूस हो रहा है। जी ज़ाहिर है नंबर कोई तादी टूटेगा तो तभी नंबर पूरे होंगे। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे एक और सवाल ये भी करना चाहूँगी कि जिस तरह से इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते हो रहे हैं, PPP ने राब्ता किया, फिर PMLN ने भी राब्ता किया PMLQ के साथ, इस तमाम तर सिचुएशन में कामिल अली आगा खान की एक स्टेटमेंट सामने आई है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 5 साल का इत्तेहाद किया है, बट अभी के जो हालात हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो हालात मुख्तलिफ होते। इस पर सर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने के साथ साथ वो ये नहीं चाहती कि हुकूमत डिस्टर्ब हो या हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो न्यूट्रल होने के साथ साथ उसका टिल्ट जो है वो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट है। तो जाहिर है अपोजिशन ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे लेकिन उसका टिल्ट उनकी तरफ हो जाए। ठीक है जी हरमीत।
अच्छा वड़ाई साहब, अगर हम MQM को देखें, MQM उसी तरह जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो इसी न किसी तरह अपोजिशन के साथ मुलाकात उनमें तेजी आ जाती है। अब भी हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, तो आपको क्या लगता है, क्या मानात के लिए दोबारा दबाव डाल दिया जाता है या इस वक्त वाकई MQM काफी नाला है और वो अपोजिशन के साथ बैठ सकती है? देखिए, आप जो इत्तेहादी होते हैं उनके बहुत सारे मुतालबात वैसे सुने नहीं जा रहे हैं, तो ये मौका ऐसा होता है कि जिस वक्त वो अपना दबाव बढ़ा देते हैं और उसमें उनकी सुनी भी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो फिलहाल तो अभी MQM ये चाहती है कि उनकी सुनी जाए और उनके मुतालबात जो हैं उन पर अमल किया जाए, उनको एक वजारत और दी जाए, इस तरह के उनके मुतालबात हैं। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, बाप के हवाले से बात है कि बाप भी नाराज है और उसको मनाने के लिए कोशिशें मतलब वो की जाएंगी, तो उस हवाले से भी देखिए बलूचिस्तान की पार्टी बहुत मजबूत है, अगर वो अलहदा होती है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल सही है। असल बात तो यही है ना कि क्या ये इनको कोई हुकूमत जो है, क्या इनको कोई इशारा होगा, क्या इनके पीछे कोई टेसिट सपोर्ट होगी? अगर होगी तो इत्तेहादी तो यही देखते हैं कि क्या कोई इशारा मौसूल हुआ है, तो हमारे बाप हो या MQM हो या काफ हो, ये खास कर जो है ये इशारों पे चलते हैं और इशारों को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो क्योंकि माजी का तजर्बा इनको ये बताता है कि उसके बगैर कोई तब्दीली आ नहीं सकती। ठीक है। अच्छा वड़ाई साहब, एक और बहुत अहम बात वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी खतरात भी बहुत ज़्यादा है, इनकी पार्टी के अंदर अंदरूनी खलफशार बहुत ज़्यादा है। अभी की अगर हम सिचुएशन देखें तो हुकूमत को ज़्यादा खतरा अपने इत्तेहादियों से है या दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप उससे भी कोई खतरा हो सकता है? खतरा तो सबसे ही है, जब लो कॉन्फिडेंस आएगी तो फिर तो हर एक MNA जो है वो अहम होगा और देखना होगा कि वो MNA किधर जाते हैं। तो उस वक्त जहांगीर तरीन के लोग भी अहमियत इख्तियार करेंगे, इत्तेहादी भी अहमियत इख्तियार करेंगे। तो देखें, ये उसके लिए माहौल अभी बनना शुरू हुआ है, ये माहौल आगे जाके कहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, अपना दे रहे थे। सर कोई कमेंट आप ऐड करना चाहते हैं? हाँ, असल मसला ये है कि माहौल बनना शुरू हुआ है, बिल्कुल, और वो माहौल कितना आगे जाता है जो सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है, और मुत्तहिदा जो है अपोजिशन वो कितनी कामयाब होती है। अब जैसे परवेज इलाही साहब ने कर फरमाया कि अभी तो किचन में सामान इकट्ठा हो रहा है, खाना कब पकेगा, कितना पकेगा, किस तरह का पकेगा, उस सूरत हाल को सारी देखेगी। और जो कामिल अली आगा साहब की बात है, मेरे ख्याल में सबसे अहम वही है कि उनके सर के ऊपर जो साया है वो कितनी देर कायम रहता है PTI की, क्योंकि बहुत सी बातें जैसे सुहेल वड़ाई साहब भी फरमा रहे थे कि जो बाप हो गई या MKM हो गई या मुस्लिम लीग काफ हो गई, इन्होंने इशारा देखना है। बिल्कुल ठीक, इशारा देखने की बात है। अभी हम इलेक्शन कमीशन का जो एक बड़ा अहम फैसला आया है और फैसल वावडा साहब को नाअहल करार दिया गया है। फौजिया चौधरी हमें इस वक्त इस्लामाबाद से ज्वाइन करी, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है। फौजिया, इस हवाले से मजीद डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अभी तो मुख्तसर फैसला आया है, तफसीली फैसला भी बताइएगा कब तक जारी होने का इम्कान है? हम आपको बताते चलें ये आज की बड़ी ही अहम खबर है और सारे मीडिया की जो नज़रें थी वो इस पर लगी हुई थी कि इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा के हवाले से क्या फ़ैसला करता है। और ये महफूज फ़ैसला जो था वो 23 दिसंबर 2021 को किया गया था और आज जो ये महफूज फ़ैसला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये जो मुख्तसर फ़ैसला है ये पढ़कर सुनाया गया। इसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को गलत बयानी और दोहरी शहरियत के हक़ाइक़ छुपाने पर ताहयात जो है वो नाअहल करार दे दिया है और सेनेट की रुकनीत का नोटिफिकेशन भी वापस लेने का जो हुक्म है वो दे दिया है और उनको मिलने वाली जो तमाम मराहत हैं वो भी वापस लेने के अहकामात भी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये जो फैसला है वो सुनाया है। फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर फैसला जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पढ़कर खुद सुनाया, जिसमें कहा गया कि फैसल वाडा इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे और फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा कराते वक्त जहली और झूठा हल्फनामा जो है वो जमा करवाया और बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में दिया गया वोट भी उनकी जानिब से गलत कास्ट किया गया था। जी ठीक है जी हरमीत। अच्छा फौजिया अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा धचका जो है वो मिला है तहरीक इंसाफ को। ऐसे में जो तनख्वाहें थी, जो मराद थी, उसका भी फैसले में कहा गया है कि वो सारी चीज़ें फैसल वाडा से वापस ली जाएगी।
जी बिल्कुल, इन्होंने जितनी भी मराहत ली थी, जितनी भी तनख्वाहें ली थी, वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो हुक्म दिया गया है कि वो वापस की जाए। मेरा ख्याल है ये PTI का जिस तरह से नारा है साफ शफाफ और इंसाफ के हवाले से, और उसके साथ साथ जिस तरह से कानून पर अमल करने के हवाले से, कानून की पासदारी पर अमल करने के हवाले से PTI जो कमिटेड है, तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल एक अच्छा फ़ैसला सुनाया है। और अब ये देखना है कि फैसल वाडा जो हैं वो दी गई जो मुकर्रर तारीख़ है 10 मार्च, उससे पहले कि अपनी जो मराहत हैं उसके साथ साथ जो तनख्वाहें हैं वो कब तक वापस करते हैं। जी अच्छा फौजिया, ये बताइए कि एक इशारा ये है कि ये चलेंगे अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ में, और सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ जाके अपने अपील करेंगे। तो एक तो ये कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की साइड पे जाएंगे, और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये बहस पहले से चली हुई है कि ताहयात नाअहली वाले जो मामलात हैं उनको देखा जाए। तो इस हवाले से क्या डेवलपमेंट नज़र आती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये बड़ा अहम फ़ैसला है, और तकरीबन अगर हम कहें कि ये 22 माह से, अगर इसका हम पस मंज़र इस केस का देखें तो 22 माह से ये जो था केस चल रहा था, इसकी 23 समातें हुई। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस जो था दायर किया गया था, और काफ़ी समातों पर जब अगर हम शुरू की बात करें तो काफ़ी समातों पर जो फैसल वाडा थे वो पेश नहीं होते थे। फिर जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि उनकी वालदा काफ़ी अलील हैं जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकते। उसके साथ साथ उनके वकील की जानिब से जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के खिलाफ जो पहली समात थी वो 3 फरवरी 2020 को की थी। उसके साथ साथ इसमें जो दरख्वास्त गुजार थे ख़ास तौर पे वो बहुत अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल जो हैं वो दरख्वास्त गुजार थे। उसके साथ साथ मियाँ फैसल थे, मियाँ आसिफ महमूद ने जो दरख्वास्तें थी वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रखी थी। फैसल वाडा के केस का फैसला 23 को महफूज हुआ था। अभी इस वक्त हम फौजिया का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे पास वक्त मुख्तसर है, सो अभी हमें शो में ब्रेक शामिल करनी है। थैंक यू सो मच, आपने हमें तमाम तर डिटेल से आगाह किया। इसके साथ साथ एक और अहम बात कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन भी वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम आजकल के टाइम को देखें तो इस टाइम में बच्चों के अंदर स्पेशली बुक रीडिंग का रुझान बहुत हमें कम नज़र आता है। सो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, बुक रीडिंग को बेसिकली प्रमोट करने के लिए अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को देखें और पेशावर को देखें तो यहाँ पर हमें एक मुनफरद किस्म की मोबाइल लाइब्रेरी नज़र आएगी जो दूर दराज गलियों में जाती है। वहाँ पर जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स के भी, गैर सरकारी स्कूल्स के भी, इवन जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, उनमें बुक रीडिंग के शौक़ को डेवलप करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त इक़दाम। यस सर। जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ लाहौर में गालिब मार्केट में, मेन मार्केट में, उसके साए में, यानी करीब तरीन अगर देखा जाए तो अलिफ लैला लाइब्रेरी किसी ज़माने में एक बस की सूरत में मौजूद होती थी, और वो जगह जगह ट्रैवल करती थी। बच्चे वहाँ पे जाते थे, जाके कहानियाँ सुनते थे। और फिर एक आइंस्टाइन की बात मुझे याद आती है कि जब उससे पूछा गया कि बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो उसने कहा बच्चों को कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है अगर यहाँ पे इस तरह से ये काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट किताब दोस्त लाइब्रेरी बुशरा रहीम हमें शो में ज्वाइन करी हैं। थैंक यू सो मच बुशरा, बहुत खूबसूरत, बहुत काम आप कर रही हैं और हम भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बट जब भी कोई इंडिविजुअल इंसान इस तरह से कोई काम स्टार्ट करता है, पीछे एक सोच होती है। आपकी सोच क्या थी जब आपने इस मोबाइल लाइब्रेरी को स्टार्ट किया? थैंक यू सो मच कि आपने किताब दोस्त की पजीराई की और इसके बारे में जानने के लिए आज मदऊ किया। आवाज़ आ रही है आपको ना? जी बिल्कुल, आप बताइए। अच्छा, ठीक है। तो शुरू इस तरीके से किया था कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा पुख्तून कल्चर है, इसमें लड़कियों की तालीम पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। दूसरा जो है वो ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है या उस पर किसी रोल मॉडल्स नहीं हैं कि जिनसे वो
गाइडेंस ले सके अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, या अगर सपोज वो अपने प्रोफेशनल लाइफ्स में वो आगे जाना चाहती हैं तो उनके लिए उस तरीके से सपोर्ट का मैकेनिज्म नहीं है। क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगियां भी इन्हीं चीज़ों से मुतासिर हुई है, हमारी जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, तो इस वजह से हमने बहुत ज़्यादा इस मामले में कंसर्न थे कि बच्चियों का जो है स्पेशली ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ किताब पढ़ने का रुझान जो है वो बहुत कम हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर हमने मुख्तलिफ आइडियाज़ पे हम सोच रहे थे कि इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो आइडिया इवॉल्व हुआ तो वो इस फॉर्म में आया कि हम किताब दोस्त के नाम से हमने एक इनिशिएटिव लिया, और जो कि 3-4 साल पहले हमने शुरू किया किताब दोस्त के नाम से। उसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो कि यूथ है हमारी, वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स जाती हैं और वहाँ पे बच्चों को जो है वो स्टोरी बुक्स रीड करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आइडिया था। हमें हरमीत से बात करनी चाहिए जो कि उसका इलाका है, और हरमीत भी जानते हैं कितना ज़्यादा बच्चियाँ पीछे रह जाती हैं वहाँ पे तालीम के मामले में। बिल्कुल, आपने बात दुरुस्त की रऊफ साहब। अगर हम देखें बहुत सारे मसाइल हैं KPK में, अभी बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एजुकेशन के हवाले से, खासकर बच्चों की एजुकेशन के हवाले से तो इजाज़त ही नहीं मिलती है। बहुत कम बच्चे जो है स्कूल की तरफ जाती हैं, या कहीं ना कहीं टीचर्स का फुकदान है। मेरे ख्याल में बुशरा, अगर है हम तुमसे सवाल जी, कर लेते हैं। बुशरा जी, अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो एक ज़माना ऐसा बदल गया है कि मोबाइल का दौर आ गया है, किताबों से लोग दूरी इख्तियार कर लें। आपने जो ये इक़दाम उठाया है, इसको कैसे देखा जा रहा है? किस तरह नौजवान जो है या बच्चियाँ जो हैं कितना अप्रिशिएट कर रही हैं, देख के कितना वो महसूस हो रही हैं, कितना इंटरेस्ट वो ले रही हैं इस चीज़ में? इसको देखिए, मैं 2 पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगी। एक तो ये है कि जिन बच्चों के पास हम जाते हैं सरकारी स्कूल में, और वहाँ पे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो कि यूथ है हमारी बेसिकली, जो कि कॉलेज की ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट्स हैं, वो वहाँ पे जाते हैं स्कूल्स में और वो वहाँ पे उनको बुक रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हैं स्कूलों में तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे इर्द गिर्द स्पेशली लड़कियों के लिए और इवन यूथ के लिए भी आजकल हमारे रोल मॉडल्स, अच्छे रोल मॉडल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये जो वॉलंटियर्स जाते हैं, एक तो ये है कि उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि देखो अच्छा हम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, हम एक अच्छे शहरी भी बन सकते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से तो ये हो जाता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के टर्म्स में उनको रोल मॉडल्स मिल रहे होते हैं, उनके पास इंजीनियर्स जाते हैं, उनके पास डॉक्टर्स जाते हैं। इवन हमारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि फॉरेनर्स हैं, और वो जब यानी पाकिस्तानी नजाद हैं, और वो जब जाते हैं वो मेडिकल की प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो बच्चे ज़ाहिर सीखते हैं उनके ममालिक के बारे में। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आप कर रही हैं। थैंक यू सो मच बुशरा, हमारे साथ शो में मौजूद है। मेरे ख्याल में हर लेवल पर हमें भी इंडिविजुअल लेवल पर इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए ताकि बुक रीडिंग का जो शौक है उसको बचपन से ही बच्चों के अंदर डेवलप किया जाए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। जबरदस्त और बहुत खूबसूरत आवाज जो कि बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस मुमासलत रखती है लता जी की आवाज से। सो अभी हम जिन मेहमान शख्सियत से एक्चुअली एक बच्ची से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, नन्ही गुलकारा हैं और इनकी आवाज खूबहू लता जी जैसी है। सो इस वक्त हमारे साथ शो में हमें ज्वाइन कर रही हैं अलिशबा आमिर। थैंक यू सो मच अलिशबा, इतनी खूबसूरत आवाज और इतनी ज्यादा मुमासलत कि मैं तो सुन के हैरान रह रही थी कि किस तरह से अब डिफरेंशिएट करना है। सो अलिशबा, सबसे पहले तो ये बताओ, आपके हर इंसान की जिंदगी में लाइक अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आपको कोई आइडियल भी होगा, कोई इंस्पिरेशन भी होगी। सो क्या आपकी इंस्पिरेशन, आपकी आइडियल सिंगिंग में लता जी हैं? जी बिल्कुल, मेरी इंस्पिरेशन लता जी हैं और मैं उनको सुनना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि उनकी जैसी आवाज़ मुझे नहीं लगता कि इंडिया में और किसी की हो सकती है। बट पाकिस्तान में हमारे पास आपकी सूरत में एक आवाज़ आ गई है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि कितनी उम्र से आपने उनकी तरह गाने की कोशिश शुरू की है? देखें, मैं पहले तो वैसे ही खुद ही गाया करती थी, उसके बाद मेरे फादर उन्होंने मुझे सिखाया थोड़ा बहुत गाना। वैसे तो वो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे वैसे ही थोड़ा बहुत जो आता है वो ही सिखाया।
ठीक है, आज हमारे साथ भी एक लॉयर मौजूद हैं, हरमीत सिंह। काला कोट एवन ही पाया मैं। yes. अच्छा अलीशा, अगर हम देखें, मतलब आप जब बात करती हैं, हम लता जी को बहुत सुना है, हमने उसके इंटरव्यूज भी सुने, तो वो बात से भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लता जी बात कर रही है। आप ये बताएंगे कि लता जी का देहांत हुआ, उनकी डेथ हुई, तो कितना दुख हुआ आपको? क्योंकि जाहिर बात है आप बहुत अरसे से उसको फॉलो कर रही हैं और आवाज भी बिल्कुल सेम है, तो पूरी दुनिया में जिस तरह कर्ब था, एक दुख था, तो आप कितना दुख हुआ आपको? देखिए, लता जी की मौत का दुख तो हम सबको है, और जब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है तो मुझे काफ़ी शौक़ लगा कि मैं जिन लता जी को सुनती हूँ, जिनके गाने मैं पसंद करती हूँ, उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी डेथ जब हुई तो उनके जो पुराने सॉन्ग्स हैं वो अब नए हमारे जैसे अपकमिंग सिंगर्स के लिए एक असासा है कि हम अब उन सॉन्ग्स को सुन के कुछ सीख सकते हैं और उससे अब हमें कुछ नई सीख मिल सकती है। अच्छा, जो अलिशबा ने बात किया ना, हमारे जैसे यंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए असासा है, ये बहुत बड़ी बात कर दी। अलिशबा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 14 इयर्स है। 14 इयर्स में ये समझती हैं कि वो उनके गाने इनके लिए असासा हैं। वेरी नाइस। अच्छा, कुछ गुनगुना कर सुनाएं प्लीज। जी बिल्कुल। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, बहुत अच्छा। पहले भी यूं तो भीगा था चल, ला 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 ला, पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था चल, हाय करूं अब क्या जतन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, कमाल हो गई। जी अलिशा, ये बताओ बेटा। अलीशा, अगर हम देखें, इंसान की बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, जो बंदा इंसान का आइडियल हो तो दिल करता है कि भैया इससे मुलाकात तो हो जाए, लेकिन आप की आइडियल हम देख रहे हैं कि लता जी थी, है और रहेंगी, तो ऐसे में ये ख्वाहिश कभी रखी है कि मेरी लता जी से मुलाकात तो हो जाए जो अधूरी रह गई? जी बिल्कुल, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं लता जी से मिलूं, उनसे बात करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लता जी के इंतकाल के बाद अब ये ख्वाहिश पूरी होना तो इम्पॉसिबल ही है। बिल्कुल ठीक। बट अलिशबा, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये देखिए आपकी आवाज़, ये गॉड गिफ्टेड एक चीज़ है। बहुत से लोगों के पास जो अगर खूबसूरत आवाज़ है, गॉड गिफ्टेड होती है, बट वो उसको पॉलिश करने के लिए, एनहांस करने के लिए कोई रियाजत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप भी ऐसा कुछ करती हैं? नहीं, अभी प्रॉपर तो मैं कुछ नहीं सीखती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो मेरे फादर मुझे सिखाते हैं बस वही सीखती हूँ। लेकिन गॉड गिफ्टेड आवाज़ तो होती है लोगों के पास, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए हमें एक उस्ताद की ज़रूरत लाजमी तौर पे होती है, क्योंकि नोक पलक तो उस्ताद ही संवारते हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में मेरे प्लान्स हैं कि हाँ मैं कोई उस्ताद से प्रॉपर सिंगिंग की क्लासेस लूँ। अच्छा अलिशबा, हमारे पीसीआर से एक रिक्वेस्ट आई है, अगर आप ये गाना गुनगुना सकें, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सॉरी, कौन सा? चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, चलते। याद है? ये नहीं। पाकीज़ा का गाना है, फिल्म पाकीज़ा का। नहीं, चले कुछ और जो आपको दी जाए, कुछ और ही गुनगुना। जी मैं आपको कुछ और सुनाती हूँ। ठीक है। जी बिल्कुल। मेरे दीवाने को इतना न सताओ लोगों, मेरे दीवाने को इतना न सताओ लोगों, ये तो बेहशी है, तुम ही होश में आओ लोगों, मुझे सूली चढ़ा दो या शोलों में जला दो, मुझे सूली चढ़ा दो या शोलों में जला दो, कोई शिकवा नहीं है, जो जी चाहे सजा दो, क्यों चले आए हो
समझाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जबरदस्त तलिश्बा, आपने तो कमाल कर दिया। मेरे ख्याल में ज्यादा गुफ्तगू से बेहतर है हम एक और फरमाइश कर लें, मजा आ रहा है। सो हरमीत, आपकी कोई फरमाइश है? मैं तो इनसे ये ए दिले नादा अगर आता है तो कमाल का ये सॉन्ग है। वैसे लता जी का बड़ा फेमस सॉन्ग है ये, ए दिले नादा। आरज़ू क्या है? अच्छा, हाँ चलिए, ये सॉन्ग मैंने सुना नहीं है। ओके, मैं कोई बात इसके अलावा कुछ और सुनाती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ा फेमस सॉन्ग है, लेकिन कोई और सुना दे, है ना, सीख रही है, जो आपको याद है। जी जी। जिसका जितना हो चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वेरी नाइस। ये देखो बेटा, अगर रोमा तारीफ कर रही है ना तो इसका बड़ा मतलब है, क्योंकि रोमा को म्यूजिक की सेंस है, हमें तो शायद इतनी ज़्यादा सेंस नहीं है, लेकिन इसको सेंस है। और ये बताओ कि आपके वालिद जब आपको सिखाते हैं, क्योंकि लता के अंदाज में एक हल्का सा क्लासिकल अंदाज आ रहा होता है, तो उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया क्लासिकल रंग से भी? नहीं, अभी वैसे प्रोफेशनली तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन वो वैसे ही जो थोड़ा बहुत उनको भी आता है वो मुझे सिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच तलिश्बा, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अभी तो दिल कर रहा था कि आपको हम सुनते जाएं, बट हमारे अनफॉर्चुनेटली शो का वक्त अब खत्म हो चुका है। सो इंशाल्लाह आपको दोबारा कभी दावत देंगे, बट पढ़ाई इज मैंडेटरी, वो तो करें, बट आपके पास बहुत आगे जाने की एक पावर है अपनी आवाज के जरिए, सो आपको इसको लाजमी तौर पर परसू करना चाहिए। थैंक यू सो मच तलिश्बा। के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।